आज हम वापस अपने कंटेंट की तरफ जाते हैं। लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, वी डिस्कस्ड एट लेंथ, हमने बड़ा तफसील से डिस्कस किया था। हमारे पेपर के अंदर बेटे, राइटअप के अंदर अगर कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है तो 15 में से सिर्फ 6 मार्क्स कंटेंट के हैं, 9 मार्क्स लैंग्वेज के हैं। एंड हम इससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर चुके हैं और अगले आने वाले वीक में भी करेंगे कि वो 9 मार्क्स में से 5 मार्क्स लैंग्वेज की, ग्रामर के, ग्रामेटिकल एरर्स के, टेंसेस के एरर्स के, इन चीजों के हैं। बाकी जो 4 मार्क्स हैं वो एक्चुअली इस बात के हैं, आपने क्या कोई ईडियम्स इस्तेमाल किए या नहीं, क्या आपने फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए या नहीं, आपका बात करने का अंदाज कैसा है। कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिए थे, चूंकि लेक्चर में गैप आया, मैं इसलिए पीछे से रिव्यू करता हुआ आगे चलूंगा। सबसे पहले वही बेसिक्स जो आपने स्कूलों में पढ़े हुए हैं। सिमिली, किसी को किसी के जैसा कहना। मैंने क्या चीज ऐड की थी इसके अंदर, आई एडेड, मैंने कहा था वो जो टच है, सरुसामाज टच, इसके अंदर क्या है, वो टच ये है कि सिमिली इस्तेमाल की क्यों जाती है। आपने अननोन को नोन के साथ रिलेट करने के लिए सिमिली इस्तेमाल करनी होती है। इसका मतलब है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसकी ऑलरेडी सेंस होगी अगर किसी ऐसे आइडिया की जिस आइडिया से आप रिलेट कर रहे हैं, तभी सिमिली उसके लिए अच्छी है। आप किसी अंग्रेज को कहेंगे यार यू आर एन आउल, वो कहेगा थैंक यू, क्योंकि उनके यहां आउल सबसे वाइज क्रिएचर है। आप किसी पाकिस्तानी को कह देंगे यार यू आर एन आउल, वो कहेगा अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। तुम्हारी मैं मेहमान नवाजी कर रहा हूं, तुम्हें मैं इतना अच्छा खाना खिला रहा हूं, तुम मुझे उल्लू कह रहे हो। अब आप उसको कैसे समझाएंगे। सो सिमिली में हम जब भी मेटाफर और सिमिली इस्तेमाल करते हैं, हम ध्यान रखते हैं आपके राइटर में सिमिली कैसी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए ना टीनेजर की, जिससे रिलेशन, जिन चीजों से टीनेजर रिलेट करता है वो होनी चाहिए। लड़कियां अगर लिख रही हैं कोई राइटर तो उनकी सिमिली ऐसी हो सकती है कि इट इज एज कॉम्प्लिकेटेड एज माई हेयर आर व्हेन आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और कोई लड़का है तो वो उसकी सिमिली इस तरह की हो सकती है, आई फील लाइक बाइंग अ न्यू बाइक। लड़का इससे खुश होता है। ठीक है, 1 मिनट के लिए तवक्कुफ करते हैं, अजान कंप्लीट हो ले, मैं फिर आगे चलता हूँ। जी बच्चों, सिमिली इसलिए होती है कि आपको सिमिली में ध्यान रखना होता है कि रीडर की क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक आपको सिमिली यूज करनी होती है। मेटाफर में आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक होता है। मैं किसी को शेर कहूंगा तो मेरे लिए जो शेर है मैं उसके मुताबिक उसको शेर कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई शख्स है वो अगर कहता है यार आप मेरे बेटों की तरह हैं, तो आप मेरे बेटों की तरह हैं का मतलब है आपको बताया जा रहा है कि बेटे का जैसा सलूक होता है अपने बाप के लिए, जैसा बेटा होता है मेरे लिए आप वैसे हैं। लेकिन जब मैं कहूंगा यार तुम मेरे बेटे हो, तो फिर मैं ये बता रहा हूँ मेरी नज़र में बेटे की जो राय, जो उसका मयार या मिजाज या दर्जा होता है वो मैंने आपको दिया हुआ है। इसके बाद हमने राइम की बात की थी। राइमिंग वर्ड्स हैं, आप इसको भी पहले से जानते हैं। यू ट्राई टू राइम थिंग्स। अच्छा राइटअप लगता है कहीं बीच में एक आधा अगर बीच में राइम हो रही हो। मैं आपसे आर्टिकल, ये फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने के बाद 2-3 आर्टिकल शेयर करूंगा, तो हम देखेंगे क्लास में जब उनको डिस्कस करेंगे कि आप प्रोज में भी, नसर में भी राइम हो रही होती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ पोइट्री में होगी। फिर उसके बाद हमने देखा था एलिट्रेशन होती है फर्स्ट साउंड जब रिपीट हो रही हो। मदर मेड मार्मलेड, एंड देयर आर एम्पल अदर एग्जांपल्स ऑफ इट। और इसी तरह हमने देखा था पर्सोनिफिकेशन कोई चीज होती है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जब आप किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग, बट इट हैज टू बी अ नॉन ह्यूमन थिंग, को आप ऐसा एट्रीब्यूट देते हैं जो किसी इंसान का एट्रीब्यूट है। जो काम कोई इंसान कर, हवाएं गुनगुना रही हैं, पर्सोनिफिकेशन। चिड़ियाएं गुनगुना रही हैं, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। चिड़िया चहचहा रही है, द बर्ड्स आर चिरपिंग, ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है। चिर्प वो करते हैं बट दे डोंट सिंग, सो व्हेन यू से बर्ड्स आर सिंगिंग, दैट्स पर्सोनिफिकेशन। कुरान हमसे बात करता है, दैट्स पर्सोनिफिकेशन। अपोस्ट्रॉफी, इसके बाद हमने हमने ग्रामर में अपोस्ट्रॉफी कुछ और होती है, हम पहले इसका तस्करा कर चुके हैं, थोड़ा ज्यादा तस्करा आगे जाके करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच में अपोस्ट्रॉफी थी व्हेन यू टॉक टू सम नॉन लिविंग पर्सन एज इफ दैट नॉन लिविंग पर्सन इज अ लिविंग पर्सन, जिंदा है जैसे वो। जैसे मिसाल के तौर पे आप फिल्म में या ड्रामे में या स्टोरी में देखते हैं एक आदमी है, उसकी माँ मर चुकी है, माँ तू मुझे क्यों छोड़ के चली गई। वो पंजाबी की एक बहुत मशहूर नज्म होती थी, बड़ी गाई जाती थी, आप लोगों ने कभी शायद नहीं सुनी होगी। माई नहीं मैं किन्नू आखा, दर्द भी छोड़न दा हाल नहीं। कि माँ मैं अब किसको, जब भी मुझे कहीं और से नुकसान पहुंचता था, कोई दुख पहुंचता था, तो मैं माँ की गोद में सर रख के अफसोस कर लेता था, दुख कर लेता था। अब माँ के छूटने का, माँ के बिछड़ने का दुख किससे जाके शेयर करूं।
मेरा ख्याल है अपोस्ट्रॉफी तक हमने पहले डिस्कस किए थे ऐसे ही। कोई कोई और भी डिस्कस किया हुआ है? एनाफोरा भी डिस्कस किया जी। एनाफोरा क्या था? कोई वर्ड या फ्रेज जब बार बार रिपीट करते हैं, उसकी एग्जांपल हमने लिखी थी। अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम ऑन द रॉन्ग डे। एनाफोरा की एग्जांपल थी। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है इनके नेम्स, आपको ये बात करने का अंदाज पता होना चाहिए कि ऐसे भी लफ्जों की तकरार अच्छी लगती है सुनने में। इमेजरी बेटे हर राइटर में, वेदर यू राइट अ डिस्क्रिप्टिव और अ नैरेटिव, जब भी आप कोई चीज डिस्क्राइब करें, उत्तर मेरी तरफ तवज्जो करो, जब भी कोई चीज डिस्क्राइब करें, याद रखें आप जब कुछ लिख रहे हैं तो असल में आपका दिमाग उसको देख रहा है, आप जिसको लिख रहे हैं। जब आप कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं, किसी को कोई नरेशन सुनाते हैं, तो आपके दिमाग में वो चल रही होती है ना। आपने कोशिश करनी है कि जो आपको नजर आ रहा है ना, पढ़ने वाले को वही नजर आए, पढ़ने वाले को। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये बेटे एक पेज है और मैंने इस पे कोई पेंटिंग बनानी है। क्या करना है मैंने? आई वॉन्ट टू ड्रॉ ड्राइंग हेयर। वो पेंट अभी आपसे स्क्रीन शेयर्ड है, आप प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं, बोर्ड पे प्रोजेक्शन हो रही है। इस पे मैंने एक डायग्राम बनानी, कुछ कोई पिक्चर बनानी है। देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू ड्रॉ हियर। सबसे पहले वो किसको नजर आएगी? और मुझे ये कब नजर आएगी? एग्जैक्टली exactly. ये पिक्चर जो इसके ऊपर बनानी है, ये सबसे पहले बनाने वाले को नजर आएगी। किसको नजर आएगी? और बनाने वाले को ये नजर कब आ रही है? बनने से पहले। बनने से, वो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाया, अभी इंसान को बनाया नहीं है। पहले बनाने वाले को पहले ही नजर आ जाता है मैं क्या बना रहा हूं। पेंटर सबसे पहले खुद देखता है अपनी पेंटिंग को कैनवस पे उतारने से पहले। नाउ द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज, पेंटर पेंटिंग नहीं बना रहा होता, उसको ऑलरेडी यहां कोई इमेज नजर आ रही होती है बेटे। पेंटर सिर्फ उस इमेज को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। ही ऑलरेडी कैन सी अ सर्कल हेयर और एन ओवल और वट एवर द शेप ही इज ट्राइंग टू ड्रॉ। उसको ऑलरेडी यहां पे एक शेप नजर आ रही है। अब जब वो पेंटिंग करनी शुरू करता है, तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज, वो कोशिश कर रहा होता है कि बिल्कुल उस पेंटिंग को प्रॉपरली जैसी उसको नजर आ रही है वैसी वो बना सके। अपनी पेंटिंग से वो तभी खुश होता है जब उसको वो वैसी कैनवस पर नजर आ जाती है जैसी उसके जहन में थी। और अच्छे पेंटर की तारीफ जहां इस बात पे की जाती है कि इसने क्या आइडिया दिया, ये आइडिया पहले किसी को नहीं आया, वहीं एक तारीफ उसके स्किल की इस बात पे होती है कि इसने उस आइडिया को जो जहन में सोच रहा था कैनवस पे वो उतार लिया है। ही हैज बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। राइटर भी तो यही करता, एक स्टोरी सुना रहा होता है और राइटर उस स्टोरी को सुनाते वक्त कोशिश यही कर रहा होता है कि ये स्टोरी जो मुझे नजर आ रही है ये पेपर पे मैं एज इट इज उतार दूं। अच्छा राइटर कौन होगा? जो ये स्टोरी कामयाबी से उतार लेगा। अच्छा राइटर कौन होगा? जिसकी स्टोरी जैसी उसको नजर आ रही है वैसी पढ़ने वाले को नजर आने लगे। So whenever you write something, you have to be able to make the reader visualize it. इसलिए इमेजरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कहेंगे पानी ठंडा है, आप बताएंगे कैसा ठंडा है, वाटर इज आइसी कोल्ड। आप ये नहीं कहेंगे कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, आप बताएंगे गुलाब की खुशबू आ रही। आप ये नहीं कहेंगे चाय मीठी है, आप कहेंगे चाय में जरूरत से ज्यादा चीनी है, चाय में 3 चम्मच चीनी। आप ये नहीं कहेंगे कि अंधेरा था, आप कहेंगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ ऐसे गल है, पिच ब्लैक। कोई कंफ्यूजन? आप ये नहीं कहेंगे कि प्रोजेक्टर से रोशनी आ रही है, आप कहेंगे ब्लाइंडिंग लाइट आ रही है। यानी मैंने इसको देखा है एक लम्हे के लिए, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ तो बॉडीज नजर आ रही है, आपके सर नहीं नजर आ रहे मुझे, ब्लॉब सा बना हुआ अपन। लेकिन पता लग रहा है वो वाला सर उस सर से बात कर रहा है, एक ये वाले सर है, इनकी बात सुननी है। ठीक है, इमेजरी के बाद बेटे अब चलते हैं आगे।
बेटे ये जो अब मैं आपके सामने फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाला हूँ, प्लीज ये मत समझिएगा ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है, ये आपकी जिंदगी के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वजन नामा माल में अखलाक का होगा। पढ़ लें जितनी मर्जी नमाजें, रख लें जितने मर्जी रोजे, कर लें जितने मर्जी हज, अगर आपके माँ बाप आपसे बात करते हुए डरते हैं तो सब जाया। अगर आपके मुलाजमीन आपसे बात करते हुए डरते हैं तब भी सब जाया। मैं फिर से वो जुमला रिपीट करूंगा, किसी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, कहता जी ये क्या बात हुई, मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। सही बात कहां बर्दाश्त करनी पड़ती है, गलत ही तो बर्दाश्त करनी होती है। यूफेमिज्म का इससे क्या ताल्लुक है? ही इज ब्लाइंड, अंधा है। ही इज विजुअली impaired. He sees us all in the same color. In the same color की बजाय करते हैं with the same lens. He is homeless. He is, उर्दू में इसको कहते हैं अहमद सड़क छाप, होमलेस को। जी, ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिखी है ना, ये एग्जांपल शायद आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन जो बात नहीं कहीं से मिलेगी ना वो जरा सुन लें गौर से। फर्क क्या है दोनों में? ही इज होमलेस एंड ही लिव्स ऑन द स्ट्रीट के क्या फर्क है? यस डिफरेंट तो है, आई नो। होमलेस वर्ड के स्पेलिंग होते हैं AHOM। हाँ, कैसे बता? अच्छा रूट कौन सा है दोनों में से? कुछ किसी को नीचे वाला भी तो लग रहा है ना। ही लिव्स ऑन द स्ट्रीट, ही इज अ स्ट्रीट रैट है। वालेकुम सलाम। हाँ जी, जिसकी जैसी सोच है। अब जरा गौर करना है कि ऊपर वाला रूड क्यों है और नीचे वाला रूड है। नीचे वाला भी अच्छा नहीं है लेकिन कम से कम बेहतर है। कैसे? व्हेन यू से ही इज होमलेस, दैट मीन्स वो महरूम है, कोई चीज है जो उसके पास नहीं है। दिस इज ग्लास हाफ एम्प्टी, दिस इज ग्लास। व्हेन यू से ही लिव्स ऑन द स्ट्रीट, इसका मतलब उसके पास कुछ है, द ग्लास इज हाफ फिल्ड। ये यूफेमिज्म की एक बेहतरीन एग्जांपल। You say all the right things. You don't speak a lie. You don't try to butter up things, but you say it in a kinder manner. बेटे आप सोचिए, अगर मैंने किसी से बात करनी है, किसी को दीन की तरफ दावत देनी है, उसको बताना है तुम गलत कर रहे हो, तो मेरा मकसद उसको सही पर लाना है या मेरा मतलब मकसद उसको नीचा दिखाना है? बेटे जिमल, मैं अगर किसी को कुरान या हदीस बता रही, यहीं बैठ जाओ रहीम, किसी को कुरान या हदीस सुना रहा हूं तो मेरा मकसद उसकी इस्लाह करना है या उसको नीचा दिखाना है? अफसोस की बात है, हमारे मुआशरे में आमतौर पर कोशिश यही की जाती है कि किसी को हदीस या कुरान का कोई रेफरेंस देके नीचा दिखाया जाए। अम्मी अबू आपस में लड़ पड़े हैं, लड़ाई में कुरान ले आएंगे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें वो नहीं है, तुम्हें नहीं पता हदीस क्या है। प्यारे बेटे, और कुछ सीखिएगा या ना सीखिएगा, मुझसे ये सीख लीजिएगा, कुरान और सुन्नत का इस्तेमाल लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जाता, इस्लाह करने के लिए किया जाता। दैट इज यूफेमिज्म। आपको रेयान किसी को भी कोई भी बात करनी है, किसी के बारे में भी कोई बात करनी है, इट शुड बी यूफेमिस्टिक होनी चाहिए। यू शुड बी काइंड इन सेइंग थिंग्स लाइक दिस। और अच्छा राइटअप भी वही लगता है जो यूफेमिस्टिक होता है। जिसमें यूफेमिज्म होता है वही अच्छा समझा जाता है राइटअप, जिसमें यूफेमिज्म नहीं रहता उसको कहते हैं क्या, बदनुमा लिख। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या लगता है आज तक किसी भी ड्रामा और स्टोरी में दो कैरेक्टर्स की लड़ाई नहीं हुई? होती है ना। वो अखबार में छप जाती है, मैगजीन में छप जाती है, बुक पब्लिश हो जाती है। बाहर गली में जब दो लड़के लड़ते हैं उनकी क्यों नहीं लड़ाई छपती? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे होते हैं माँ बहन की।
वो हम नहीं लिख सकते। उन्हीं की लड़ाई, कोई राइटर जब रिपोर्ट करता है तो उनकी गुफ्तगू को किस तरह, ऐसा भी नहीं कहता वो आपस में माँ बहन की गालियां दे रहे थे, कैसे कहता है? उनके अल्फाज बड़े नाशाइस्ता थे, उनके अल्फाज बड़े, देवर यूजिंग फाउल लैंग्वेज। दैट्स हाउ यू रिपोर्ट अ रिपोर्ट, उत्तर, दैट्स हाउ यू रिपोर्ट एन इवेंट, दैट्स हाउ यू नरेट अ स्टोरी। इसलिए यूफेमिज्म का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक और आज करते हैं, बाकी एक दो कल करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू। जी मुझे अंदाजा है। आज बेटे एक और करनी है एंड दैट इज हाइपरबोले। क्या है बेटे? जिसको आप में से कुछ बच्चे एग्जैजरेशन भी कहते हैं। एग्जैजरेशन और हाइपरबोले में थोड़ा फर्क होता है। एग्जैजरेशन क्या है? एग्जैजरेशन बेटे ये होता है कि कोई चीज बढ़ा के बता देना, मिसाल के तौर पे 1000 दफा तुम्हें कहा है कि ऐसे ना बैठा करो, 1000 दफा तुम्हें कहा है कि काम टाइम पे किया करो, 1000 दफा बलाज आपको समझाया जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सुना करो, अब्दुल राफे से बात ना किया करो। नहीं, मैं ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ये 1000 दफा एग्जैजरेशन है। ये क्या है? हाइपर बोले क्या है? ये एग्जैजरेशन की भी एग्जैजरेशन है। वो जब किसी बाग से गुजरती है सारे फूल उसको देखते हैं, ये हाइपर बोले। ये क्या है? उसके जाग उसके जागने से सुबह होती है, ये हाइपर बोले, एग्जैजरेशन है। लेकिन ये एग्जैजरेशन की भी आगे एक अल्टीमेट एग्जैजरेशन होगी। पहली एग्जैजरेशन में और इसमें फर्क देखिए। आपको बोला होगा 10 दफा, अम्मी ने 10 दफा कहा होगा गिलास उठाओ यहां से, अम्मी आगे क्या क्या देंगी? द ग्लास इज स्टिल देयर, आई टोल्ड यू 10,000 टाइम्स, आई टोल्ड यू 1,000 टाइम्स ये ग्लास यहां से उठाओ। उन्होंने ऑलरेडी एक काम हुआ है, इट हैपेंड मल्टीपल टाइम्स, उन्होंने उस नंबर को बढ़ा दिया, दैट्स एग्जैजुरेशन। हाइपर बोले क्या होता है? जब एक ऐसा इवेंट है जो किसी को बढ़ाया नहीं जा रहा, इवेंट ही ऐसा है जो ना होने के करीब है। अम्मी क्या कह रही हैं? ये हाइपर बोले है। मर भी रही होंगी ना तो तुम पानी नहीं पूछोगे मुझे। वो अम्मियां बेटे जब ताना मारना होता है ना, काम नहीं तुम कोई करते, मैं सुबह से खप रही हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, ये अम्मियों की एक अजीब साइकोलॉजी है। अम्मियों ने काम भी खुद ही करना है, किसी और को करने नहीं देना है। ना काम वाली रखनी है, रखी होगी तब भी खुद काम करना है। आप हेल्प करेंगे तब भी आपको बताना नलायक कि तुम्हें करना ही नहीं आता, लेट मी डू इट। और फिर जब आप बैठ जाएंगे, अच्छा अब अम्मी ने खुद ही करना है तो कर ले, मैं बैठ के गेम खेल लेता हूँ, तो थोड़ी देर बाद अम्मी से ये भी नहीं सहा जाएगा कि ये क्यों टिक के बैठा हुआ है, मैं काम कर रही हूँ। और ये मियां बीवी में भी अक्सर ये लड़ाई होती है, मैं जो परेशान हुआ है, आर यू नॉट परेशान? एनीवेज, हाइपरबोले किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। आई वांटेड टू शो ऑफ कि मुझे हाइपरबोले और एग्जैजरेशन दोनों का फर्क भी पता है। तो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एग्जैजरेशन और हाइपरबोले की एग्जांपल देता हूँ। खवातीन प्लीज तवज्जो काम पे। जिमल आपने काम कर लिया, जिमल फिर टेस्ट पता है ना कैसा होता है? जिमल घर से जितना मर्जी पढ़ लो, क्लास में नहीं ना 100% मेरे पे टेंशन होगी, नहीं टेस्ट अच्छा होगा। क्लास में मेरे पे टेंशन दिया करो प्लीज, ठीक है? उसकी क्लास नहीं है ना, उसको नहीं इस टाइम को असर हो रहा, जो मर्जी कर लो, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपका हो रहा है। प्लीज क्लास टाइम मुझे देखा करो बस। ज़ारा, सेम गोज फॉर यू। यस। अब हम यहीं पे ब्रेक करेंगे नमाज के लिए, नमाज के बाद यहीं से मैथ्स की क्लास शुरू करेंगे। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो मीटिंग को कंटिन्यू रखें, अपनी को बेशक ज्वाइन कर लें या रीज्वाइन कर लीजिएगा बाद में।